Hi everyone, I'm CA Somal Singh and welcome to my new series on capital gain. इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जब आप अपनी लैंड, प्रॉपर्टी या कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो उसमें टैक्स क्यों लगता है और उस टैक्स को कैसे समझा जाए। कैपिटल गेन्स का टॉपिक थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए मैंने इसे मिनी सीरीज में डिवाइड किया है ऐसे टाइप की बेसिस पे। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंड से, क्योंकि लैंड सेल सबसे कॉमन होता है और इसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। इस लैंड सीरीज में हम 4 पार्ट्स कवर करेंगे। पार्ट 1 विल बी फंडामेंटल्स ऑफ लैंड। लैंड बेचने पे टैक्स क्यों लगता है, कौन सी लैंड टैक्सेबल होती है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रूरल वर्सेस अर्बन एग्रीकल्चर, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ कवर होंगे। पार्ट 2 विल बी ऑन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। जब टैक्स लगता है तो उससे बचने के तरीके भी होते हैं, जैसे सेक्शन 54, 54F एक्सेट्रा। पार्ट 3 विल बी ऑन टीडीएस कंप्लायंसेस। जब प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा होती है तो बायर को टीडीएस का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्म्स, डेडलाइन सब यहाँ एक्सप्लेन होगा। पार्ट 4 इज एनआरआई सेलर्स। जब लैंड बेचने वाला एनआरआई है तो उसके लिए रूल्स अलग होते हैं, हायर टीडीएस और रिपैट्रिएशन रूल्स भी अलग है। वो सब हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल गेन ऑन लैंड। What exactly is a capital asset? कोई भी चीज जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखी हो जिससे फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, वो ब्रॉडली कैपिटल एसेट होती है। जैसे लैंड, हाउस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सब आप इस होप के साथ रखते हो कि इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से भी लैंड और बिल्डिंग, चाहे पर्सनल हो या इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, ज्वेलरी, ये सब कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। लेकिन हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होती। टैक्स लॉ कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है, जैसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जैसे पर्सनल यूज आइटम लाइक योर कार और योर फर्नीचर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं एवरीडे यूज के लिए होती है। जैसे स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो चीजें आप बिजनेस के लिए रीसेल पर्पस से रखते हो, उन पे कैपिटल गेन नहीं लगता, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स लगता है। Now, when does capital gain tax applies? Owning a capital asset doesn't automatically trigger any tax. Tax becomes applicable only when you transfer that asset, most commonly by selling it. So the moment you sell your land and you earn more than what you had originally paid for it, the profit becomes taxable as capital gains. यही है कॉन्सेप्ट चार्जेबिलिटी का। जब आप एसेट बेचते हो और उस पे एक्चुअल गेन होता है, तब इनकम टैक्स एक्ट उस अमाउंट पर टैक्स लगाता है। दिस रूल अप्लाइज इवन इफ द लैंड वाज इनहेरिटेड बाय यू और गिफ्टेड बाय समवन टू यू, बिकॉज टैक्स इज नॉट ऑन रिसीविंग द लैंड बट ऑन द प्रॉफिट यू मेक व्हेन यू इवेंचुअली सेल इट। Land is a capital asset, but rural versus urban matters. If your land is classified as a rural agriculture land, then Income Tax Act उसे capital asset ही नहीं मानता. And that changes everything. Because if something is not a capital asset, तो उसकी सेल पर capital gains tax का सवाल ही नहीं उठता। यानी अर्बन लैंड बेचोगे तो कैपिटल गेन्स का टैक्स लग सकता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे टैक्स ही नहीं लगेगा अंडर द कैपिटल गेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्व आउट एंड गवर्नमेंट इसके पीछे क्लियर लॉजिक देती है। एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज इज ट्रीटेड एज अ लाइवलीहुड एंड नॉट अ कैपिटल जनरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज वेल्थ जनरेटिंग, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। How to know if your land is rural और urban? अब हमें ये तो समझ आ गया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि लैंड रूरल है या अर्बन। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड किसी म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड के आसपास है तो उसकी लोकेशन और डिस्टेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो अर्बन है या रूरल। ये डिस्टेंस डिपेंड करता है उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन पर। अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उसके आसपास की एग्रीकल्चर लैंड को हमेशा रूरल ही माना जाता है, चाहे वो कितनी भी
क्लोज क्यों ना हो। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है तो लैंड को रूरल तभी माना जाएगा अगर वो उस म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है तो मिनिमम 6 किलोमीटर दूरी रहनी चाहिए टू बी कंसिडर्ड एज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो लैंड कम से कम 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, तब जाके उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अगर आपकी लैंड इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस के अंदर आती है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी और उसकी सेल पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसलिए अगर आपकी जमीन एक छोटे टाउन से 10 to 12 किलोमीटर दूर है तो चांसेस है कि वो रूरल ही होगी। लेकिन अगर वो एक बड़ी सिटी से 3 to 4 किलोमीटर की रेडियस में है तो अर्बन मानी जाएगी और टैक्स एप्लीकेबल होगा। इधर म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड का मतलब क्या होता है? ये सिंपल लैंग्वेज में वही नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या महानगर पालिका होते हैं जो हर सिटी या टाउन की लोकल अथॉरिटी होती है। कंटेनमेंट बोर्ड आर्मी वाले एरियाज में होते हैं। आपके लैंड से सबसे नजदीक ऐसा कोई एरिया कितना दूर है और उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये डिसाइड करता है कि लैंड रूरल है या नहीं। प्रैक्टिकली कैसे चेक करें कि लैंड रूरल है या अर्बन? अगर आप या आपके सीए कॉन्फिडेंटली डिटरमाइन करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक करो, जैसे जमाबंदी, खातूनी या 712 एक्सट्रैक्ट डेट के हिसाब से। इनमें लैंड का टाइप और लोकेशन लिखा होता है। सेकंड इज गूगल मैप्स या GIS टूल्स यूज करो। आप एरियल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मैप से मेजर कर सकते हो, रोड डिस्टेंस नहीं चलेगा। इनकम टैक्स लॉ एरियल डिस्टेंस कंसिडर करता है। थर्ड इज नियरेस्ट टाउन की पॉपुलेशन चेक करो। लेटेस्ट कंसेंसस या लोकल रिकॉर्ड से पता करो कि म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है ताकि आपको 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर रूल अप्लाई करना आता। फोर्थ इस तहसीलदार या पटवारी से पूछो, वो लैंड एग्जैक्ट लोकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में सर्टिफिकेट या कंफर्मेशन दे सकते हैं। एंड फाइनली जरूरत हो तो सर्टिफिकेट बनवा लो। हाई वैल्यू सेल में कई लोग एक सिंपल सर्टिफिकेट ले लेते हैं रेवेन्यू ऑफिसर से, जिसमें लिखा होता है कि ये लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो समरी सिंपल है, रूरल लैंड है और एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रही है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अर्बन लैंड है विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स तो कैपिटल गेन टैक्स हमेशा एप्लीकेबल होगा। होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आप कोई लैंड बेचते हो तो कैपिटल गेन्स तो कैलकुलेट होते ही है, लेकिन कौन सा अमाउंट पे टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपने वो लैंड कितने टाइम तक होल्ड की है। इसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड और इसके बेसिस पर गेन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने लैंड को 24 मंथ या उससे कम टाइम के लिए होल्ड किया था तो उस पे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहता है। इस केस में टैक्स आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब की बेसिस पे लगता है, जैसे 5%, 20% या 30% डिपेंडिंग ऑन योर टोटल इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने लैंड 24 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया था तो वो गेन लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आएगा। इस केस में टैक्स फ्लैट रेट पे लगता है। करंटली इट इज 12.5% प्लस सेस एंड दैट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम स्लैब। Earlier, long-term capital gains पर indexation benefit मिलता था to adjust for the cost of inflation and tax rate was 20%. लेकिन अब जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और उसके बदले फ्लैट 12.5% रेट इंट्रोड्यूस किया गया है for land and similar assets. How to calculate capital gains on sale of land? Capital gains निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। Capital gains is equal to sales price minus purchase cost plus improvement cost plus transfer expenses. Let's break it down step by step. Sales consideration क्या हुआ? ये वो अमाउंट है जो आपको लैंड बेचने पर मिला। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ? जितने में आपने लैंड खरीदी थी वो इसमें आएगा। अगर लैंड बहुत पुरानी है, बिफोर अप्रैल 2001, तो आप उस समय की फेयर मार्केट वैल्यू को भी एज कॉस्ट ले सकते हो। थर्ड, बीइंग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट,
लैंड के ऊपर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया हो, जैसे बाउंड्री वॉल बनवाया, लेवलिंग करवाई, तो उसका भी कॉस्ट ऐड हो जाता है। ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस, लैंड बेचते वक्त जो भी एक्सपेंसेस किए, जैसे ब्रोकरेज फी पे करना, लीगल फी पे करना, स्टैम्प ड्यूटी ऑन पे करना, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वो सब भी डिडक्टेबल होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने लैंड खरीदी थी 2015 में फॉर 30 लाख, बाउंड्री वॉल बनवाया इन 2016 फॉर 5 lakhs. Registration and legal costs थी around 2 lakhs. बेची थी in 2025 for 80 lakhs. ब्रोकर को कमीशन दिया 1 लाख, तो कैपिटल गेन हुआ 80 lakhs minus 30 lakhs plus 5 lakhs plus 2 lakhs plus 1 lakh, which is 80 lakhs minus 38 lakhs, which comes to 42 lakhs. अगर ये लैंड आपने 2015 में खरीदी थी और 2025 में बेची, तो 10 ईयर होल्डिंग पीरियड हुआ, विच मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो आपको 12.5% टैक्स प्लस सेस लगेगा ऑन 42 lakhs ऑफ कैपिटल गेन। चलिए कंसिडर करते हैं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को जो काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल्स प्राइस? लेट्स डिस्कस दिस। लेट्स से इफ यू सोल्ड योर लैंड फॉर 50 lakhs बट द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी वैल्यूज इट एट 60 lakhs। नाउ यू वंडर, ये स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी कौन है और ये क्यों डिसाइड कर रहा है कि मेरी लैंड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सो हियर इज अ सिंपल लॉजिक। व्हेनेवर यू सेल लैंड और प्रॉपर्टी, यू नीड टू रजिस्टर द transaction, and during the registration process you have to pay the stamp duty to the state government. Stamp duty authority, generally the sub registrar's office, has a ready reckoner rate or circle rate for every area. उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर लोकेलिटी का एक स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू होता है। अगर आप उससे कम वैल्यू दिखा के प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उन्हें लगता है कि आपने एक्चुअल वैल्यू हाइड की है, शायद टैक्स बचाने के लिए। और यहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरफियर करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, हम मानेंगे कि आपने 60 lakhs में ही बेची है प्रॉपर्टी और आपका कैपिटल गेन भी 60 लाख से ही कैलकुलेट होगा। ये ही कॉन्सेप्ट है सेक्शन 50C का, जब आपका डिक्लेयर्ड सेल्स प्राइस मार्केट रेट दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम लगता है तो टैक्स डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को डीम्ड सेल्स वैल्यू मान लेता है। अब लॉ थोड़ा रिलैक्सेशन भी देता है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल्स प्राइस से 10% तक ही ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ओरिजिनल सेल्स प्राइस ही एक्सेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स प्राइस आपकी 52 lakhs है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 56 lakhs। इन दोनों का डिफरेंस हुआ कुछ 7.7%, which means no adjustment will be required and 52 lakhs को ही सेल्स कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और अगर डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो सेक्शन 50C अप्लाई होगा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा और उसी पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। Now, how to deal with this smartly? अगर आपको genuinely लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अनफेयरली हाई है, जैसे लैंड में कोई लीगल डिस्प्यूट हो, एनक्रोचमेंट या रोड एक्सेस का इशू हो, मार्केट रेट वैसे एरिया में एक्चुअली में ही लो हो, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपका केस DVO यानी कि डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करें। DVO एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है जो फील्ड इंस्पेक्शन करके वैल्यूएशन करता है। अगर DVO की वैल्यू आपकी सेल्स प्राइस के क्लोज आई तो आपका कैपिटल गेन उसी लोअर वैल्यू पे कैलकुलेट हो सकता है। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस हो, जैसे पुअर लोकेलिटी, लैंडलॉक्ड लॉट, लीगल इनकम्बरेंसेस, डिस्प्यूटेड टाइटल एक्सेट्रा। सो क्विक समरी में अगर अपन देखें तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल्स प्राइस से ज्यादा है तो टैक्स डिपार्टमेंट मे ट्रीट योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज योर सेल्स कंसिडरेशन, पर 10% तक का गैप इज अलाउड। और अगर ज्यादा गैप हुआ बिटवीन SDV, योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड योर सेल्स कंसिडरेशन, देन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर अपना केस DVO डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर।
Now, what if the land was gifted or inherited? Common confusion होता है कि अगर land हमें gift में मिली है या inherit हुई है तो उसकी sale पे कोई tax नहीं लगेगा. But that's only half true. जब आपको land gift या inheritance से मिलती है तब उस वक्त कोई capital gains tax नहीं लगता क्योंकि आपने कुछ sell नहीं किया होता. It's just a transfer of ownership. लेकिन जब आप फ्यूचर में उस लैंड को बेचते हो तब टैक्स डेफिनेटली लगता है एंड कैपिटल गेन्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर सेल. तो गिफ्ट और इनहेरिटेंस वाली लैंड बेचने पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम टैक्स लॉ क्लियरली कहता है ट्रीट द ट्रांजैक्शन एज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर. मतलब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड दोनों ओरिजिनल ओनर से कैरी फॉरवर्ड होते हैं. एग्जाम्पल में इनहेरिटेड लैंड का देखते. ग्रैंडफादर ने लैंड खरीदी थी 1995 में 2 लाख में. आपके फादर ने इनहेरिट की 2010 में और आपको मिली 2022 में. आपने बेची 2025 में फॉर 70 लाख. इसके अंदर होल्डिंग पीरियड अपन 1995 से काउंट करेंगे. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. आप 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट मान सकते हो क्योंकि ओरिजिनल परचेज 2001 से पहले हुआ था. So the simple rule is जब लैंड गिफ्ट या इनहेरिट होती है उस वक्त टैक्स नहीं लगता. जब आप फ्यूचर में बेचते हो तब कॉस्ट इज द ओरिजिनल कॉस्ट टू द ओरिजिनल ओनर एंड होल्डिंग पीरियड इज ऑल्सो ऑफ द ओरिजिनल ओनर एट द टाइम. Now that you've understood the fundamentals, it's time to move one step ahead into the world of practical tax planning and compliances. In the next part of this series, we'll dive into the exemptions and deductions available under the Income Tax Act. Basically, कैसे आप अपना capital gain tax legally save या reduce कर सकते हो while selling the land. I hope अब तक आपको sale of land की fundamental concepts clear हो गए होंगे. अगर कोई भी doubt हो, feel free to ask me in the comments below, and I'll be happy to help. I'll see you very soon in the part 2 of this series, so stay tuned for that. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. I am CA Somil Singh signing off.